गुड आफ्टरनून गर्ल्स, वेलकम बैक। आज हम अपना काउंसलिंग का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको काउंसलिंग का चैप्टर हमने शुरू करा था, जिसमें मीनिंग ऑफ काउंसलिंग यानी काउंसलिंग का अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर काउंसलिंग, है ना, हमें क्यों काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, एंड व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या काउंसलिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, एंड बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है काउंसलिंग के। तो ये मैंने आपको 3 या 4 टॉपिक्स जो हैं वो पिछले वीडियो में क्लियर करवाए थे, एंड उसके साथ मैंने इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ काउंसलिंग वेरी वेल। किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, और अगर कोई डाउट है तो हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, तो उसमें आप प्लीज़ अपने डाउट्स जो हैं वो लिख कर रखिए और वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ काउंसलिंग, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक्स करवाने हैं। दैट इज़ आपका एक आ जाता है आपका कि काउंसलिंग की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स या प्रकार कौन से होते हैं, और एक है स्पेशल एरियाज, यानी कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, या मोस्ट या जो ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर एरियाज कौन से होते हैं जहाँ पर हम काउंसलिंग की नीड हमें रहती है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो जीवन का कोई भी ऐसा एरिया या क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमें काउंसलिंग की आवश्यकता ना पड़े। हर प्रकार के इंटरैक्शन में, हर प्रकार के सोशल एनवायरनमेंट में हमें कोई ना कोई समस्या उपलब्ध हो जाती है जिसका समाधान खुद से नहीं कर सकते, और हमें थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। और हम उसके लिए या तो अपने घर में कोई एल्डर्स होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, या फिर किसी एक प्रोफेशनल पर्सन के पास जाते हैं जिसको हम काउंसलर कहते हैं। तो ये जब मैंने आपको मीनिंग ऑफ काउंसलिंग बताया था तो उसमें आपको क्लियर हो गया था कि काउंसलिंग क्या होता है। एक प्रकार का व्यक्तिगत एक इंटरैक्शन होता है, एक अंतक्रिया होती है 2 व्यक्तियों के बीच में, जिसमें कि एक व्यक्ति ज़्यादा समझदार, काबिल, एक्सपीरियंस्ड, उम्र में बड़ा माना जाता है, और दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में जो उम्र में छोटा भी होता है, एक्सपीरियंस कम है, स्किल कम होता है, और जिसको कोई ना कोई समस्या होती है, जिस समस्या को लेकर वो प्रथम व्यक्ति के पास जाता है और अपने समस्या का निदान करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हम काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो उसी में अब हम डिफरेंट एरियाज ऑफ काउंसलिंग, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमें परामर्श की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पहला एरिया आ जाता है आपका एजुकेशनल सेटिंग में। शिक्षण का जो एरिया या क्षेत्र होता है, वहाँ पर परामर्श किस प्रकार से की जाती है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परामर्शदाता होता है एक शिक्षण के सेटिंग में, वो विद्यार्थियों की हर प्रकार से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, और जो भी भूमिका क्या होती है काउंसलर की एक एजुकेशनल सेटिंग में, वो पॉइंट वाइज मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी भूमिकाएं हैं जो एक परामर्शदाता एक एजुकेशनल सेटिंग में जिनको निभाता है। ठीक है, तो सबसे पहली भूमिका होती है उसकी एक आंकन के एजेंट के रूप में, यानी एजेंट ऑफ असेसर जिसको कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टूडेंट्स जो भी जिस भी स्कूल में कार्यरत है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, जिस भी प्रकार के स्कूल में वो कार्यरत होता है, वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनकी संपूर्ण पर्सनालिटी को असेस करना, उसको आंकना। विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न जो आंकड़े होते हैं, यानी कि उसका व्यक्तिगत आंकड़ा, एजुकेशनल आंकड़ा, या उसके अलावा कोई भी उसको समस्या है, खेल संबंधित, पढ़ाई संबंधित, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड हर एरिया में उससे संबंधित डिफरेंट डाटा को या आंकड़ों को इकट्ठा करना, और किस तरीके से अगर कोई बच्चा अपने स्कूल के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे को इस प्रकार से सहायता करना कि उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो सके, सेल्फ नॉलेज प्राप्त हो सके, और वो ठीक प्रकार से एडजस्ट कर सके। ठीक है, सेकेंड जो भूमिका एक परामर्शदाता की होती है वो है एज अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, एक संपर्क के रूप में, एज अ
संपर्क, यानी कि वो परामर्शदाता जो है स्कूल जो भी क्लास के टीचर्स होते हैं या कोई और मनोवैज्ञानिक अगर स्कूल में कार्यरत है या किसी भी प्रकार का कोई सोशल वर्कर जो स्कूल में आ रहा है, यानी डिफरेंट पीपल जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं या उस विद्यार्थी से रिलेटेड होते हैं, उनका आपस में संपर्क बनाना, उस विद्यार्थी से रिलेटेड संपर्क, इसमें उसके माता पिता भी आ जाते हैं विद्यार्थी के। तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी एक विद्यार्थी के बारे में, उसके स्कूल का कोई टीचर है, कोई खेल का टीचर होता है जिसको हम आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर कहते हैं, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कोई टीचर है, कोई मनोवैज्ञानिक है या पेरेंट है, कोई भी व्यक्ति उस काउंसलर के पास आकर उस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में उसके साथ डिस्कस कर सकता है, और परामर्शदाता जो है इन सारे लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके आपसी एक कोऑर्डिनेटर या एक संयोजक के रूप में कार्य करता है, ताकि उस बच्चे की समस्त क्रियाओं को हम ऑब्जर्व कर सकें और जहाँ पर भी जो भी दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, तो इसके अलावा फिर एक ओरिएंटेशन के रूप में या उन्मुखता के एजेंट के रूप में भी परामर्शदाता कार्य करता है, यानी कि ये चीज़ नोटिस करना या ऑब्जर्व करना कि किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की उन्मुखता, ओरिएंटेशन जो है वो किस तरफ है, यानी वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है या उसको खेल कूद में ज़्यादा रुचि है, या कौन सी ऐसी प्रकार की क्रिया है, एक्टिविटी है जिसमें उस बच्चे को ज़्यादा रुचि होती है। तो इस तरीके से उस बच्चे की हेल्प करना कि जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है उसको और ज़्यादा डेवलप करके एक सकारात्मक रूप दे सकें, और अगर उसकी कोई नेगेटिव रुचियां हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो उसको कम कर सके, उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ करियर को डेवलप कराने का काम भी एक परामर्शदाता का होता है। ठीक है, स्पेशली ये कार्य जो है वो हाई स्कूल के बच्चों के साथ ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज इस एज में आकर बच्चे जो हैं अपना पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनते हैं, उनको किस सब्जेक्ट में, किस एरिया में ज़्यादा रुचि है, तो उस एरिया में वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको आगे का जो करियर है उनका डिफाइन किया जा सके। तो ऐसे में फिर जो परामर्शदाता होता है, काउंसलर जो होता है, वो बच्चे को करियर के विकास के लिए भी निरंतर कोशिश करता है, एक प्रकार का क्रमिक और एकबद्ध प्रोग्राम बनाकर बच्चे को उनके करियर की तरफ उत्तेजित करता है या अभिप्रेरित करता है। देन एज एन एजेंट ऑफ प्रिवेंशन, एक निवारक के रूप में भी परामर्शदाता कार्य करता है, बिकॉज नॉर्मली देखा गया है कि स्कूल एज जो होती है, स्पेशली चाइल्डहुड स्टेज है या अडोलेसेंट एज जो होती है, एक प्रकार से डिफ़िकल्ट एज मानी जाती है। कई प्रकार की बैड हैबिट्स जो हैं, एंटी सोशल हैबिट्स जो हैं, बच्चे उस एज में अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। तो परामर्शदाता जो है ऐसे बच्चों के को ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऊपर नज़र रखते हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कोई बच्चे अपने अंदर विकसित कर रहे हैं, तो उसको वहीं पर ही उसी स्टेज पर, प्रारंभिक स्टेज पर ही उसको कम करने की कोशिश या उसको ख़त्म करने की कोशिश करी जाती है। ऐसे जो डिफ़िकल्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इस प्रकार की सहायता करी जाती है ताकि वो किसी भी नेगेटिव एलिमेंट का शिकार ना हो सके, और अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी जो होती है या पॉजिटिव जो विशेषताएं होती हैं उनको वो बढ़ावा दे सके। ठीक है, देन एज अ स्टूडेंट डेवलपर भी परामर्शदाता जो है वो कार्य करते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर, टीचर्स के साथ मिलकर एक आदर्श विद्यार्थी को विकसित करना। ठीक है, हमारे अंदर की या उस विद्यार्थी के अंदर की जितनी पॉजिटिव विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको बढ़ाना और उनको बढ़ावा देना। ठीक है, देन सूचनादाता के रूप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी होते हैं परामर्शदाता। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो हायर स्टडीज से रिलेटेड हो, मानव से संबंधित हो,
ठीक है, या फिर कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके स्टूडेंट्स को प्रदान करना, ताकि वो आगे की अपनी लाइफ को, अपने करियर को डिसाइड कर सके। इसके अलावा प्लेसमेंट में भी हेल्प करी जाती है। जो हमारे जो परामर्शदाता होते हैं वो स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। किस प्रकार के विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करने चाहिए, जो हमें आगे की प्लेसमेंट में हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हैं चाहे वो मानसिक हैं। ठीक है, इनको पहचानना और इनको डेवलप करना ताकि रोजगार आसानी से बच्चों को मिल सके। ठीक है, परामर्शदाता जो है एक इम्पॉर्टेंट टीम प्लेयर के रूप में कार्य करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ एक ही टीम से ही नहीं खेलते, यानी कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स की टीम से ही नहीं खेलते, बल्कि टीचर्स की टीम है या मनोवैज्ञानिकों की टीम है, पेरेंट्स की टीम है, आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स अपनाकर और हर प्रकार से उस स्टूडेंट को हेल्प करने की, सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स डेवलप करवाना, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, एग्जाम्स में किस तरीके से हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, किस तरीके से हमें आंसर पेपर लिखना होता है, हर प्रकार का कार्य जो है एक एजुकेशनल सेटिंग में एक परामर्शदाता करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला एरिया है एजुकेशनल सेटिंग में। सेकंड एरिया जहां पर हमें परामर्श की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है व्यावसायिक सेटिंग, यानी कि जो हमारा ऑक्यूपेशनल जो एरिया होता है। ठीक है, वैसे तो स्कूल टाइम में ही व्यवसाय से रिलेटेड, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, स्कूल टाइम से ही व्यवसाय से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, जो भी गतिविधियां हैं, वो परामर्शदाता अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर करनी शुरू कर देते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि आफ्टर स्कूल या कॉलेज जब एक्चुअल एक एम्प्लॉयमेंट में या ऑक्यूपेशनल सेटिंग में कोई भी बच्चा आता है तो वहां पर उसको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसके लिए उसको एक काउंसलर की मदद की जरूरत पड़ती है। तो एक व्यावसायिक सेटिंग में किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं काउंसलर्स, या कौन सी ऐसी भूमिकाएं हैं जो वो निभाते हैं? तो सबसे पहली भूमिका है एज असेसर एजेंट, एक आंख के एजेंट के रूप में, यानी कि किसी भी एक व्यवसाय में प्रवेश पाने के लिए किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हमारे अंदर होनी चाहिए, तो उसका मापन हमारे जो परामर्शदाता हैं वो करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट व्यवसायों से रिलेटेड डिफरेंट सोर्सेज से सूचनाएं एकत्रित करके भी जो परामर्शदाता है वो हमें उपलब्ध करवाते हैं। और इसके अलावा ऑल्टरनेट प्लान्स हमें सुझाना, एक हम व्यवसाय में एक या एक ऑक्यूपेशन में हम जाना चाहते हैं, वहां पर हमें सफलता नहीं मिली, तो हमारे लिए उसका ऑल्टरनेट क्या होगा। ठीक है, हमें असफलता का मुंह नहीं देखना पड़े, हम एंजाइटी में या डिप्रेशन में ना आए, तो किस तरीके से हम अपने आप को उससे उभार सकते हैं और एक ऑल्टरनेट क्या हमारे लिए करियर हो सकता है वो भी परामर्शदाता हमको सुझाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स जो हमारे अंदर होने चाहिए ताकि अपने व्यवसाय में हम सफल रहें। ठीक है, अपना परफॉर्मेंस लेवल जो है हमारा उपयुक्त रहे, तो उसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो डेवलप करने चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स हो गए या अंतव्यक्तिक स्किल्स होते हैं, तो इस प्रकार के डिफरेंट स्किल्स होते हैं। वर्कलोड प्रबंधन स्किल्स हो गए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, उसके बारे में भी सूचनाएं व्यवसायिक काउंसलर्स हमें देते हैं और हमारी मदद करते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्लान को किस तरीके से हमने डेवलप करना है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी हम किसी व्यवसाय में कार्यरत हैं, तो किस तरीके से हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के साथ मिलकर ये कार्य होता है। परामर्शदाता जो है मैनेजमेंट के साथ मिलकर इस प्रकार का स्केड्यूल बनाते हैं जिसमें कि हम एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करके उनको फर्दर अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करवाई जाती है। ठीक है, ट्रेन करना, सपोर्ट करना, तो इस प्रकार की सर्विसेज उनको प्रोवाइड करी जाती है। तो एंड इसके अलावा प्रॉपर
एनवायरनमेंट देना, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना वर्क प्लेस में, ताकि वर्कर्स जो है वहाँ पर अपना मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो दे सके। ठीक है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव करना, किस तरीके से वर्कर्स जो हैं अपने मैनेजमेंट के साथ बिना किसी हेजिटेशन के खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, और मैनेजमेंट भी वर्कर्स को जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है, प्रत्याशाएं हैं, उनके बारे में बता सके। यानी कि प्रॉपर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन को कॉर्डियल बनाना। तो ये काम भी हमारे जो व्यवसायिक काउंसलर्स होते हैं उनका ही होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस अगर हमारे कार्यस्थल पर उपलब्ध हो जाते हैं, कोई तनाव, कोई हड़ताल, कोई स्ट्राइक वाली स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है वर्क प्लेस पर, ठीक है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में कोई तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसको भी सुलझाने का कार्य एक परामर्शदाता का होता है। तो इस तरीके से कर्मचारी की सहायता करी जाती कि उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहे, सेल्फ फुलफिल्ड महसूस करे, आत्म संपूर्णता वाली फीलिंग जो है कर्मचारी के अंदर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि कर्मचारी को ये फील होना चाहिए कि वो अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंगली कार्य कर रहा है। जितनी उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको कार्य मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी है। ठीक है, उसको किसी भी प्रकार से कोई जो मैनेजमेंट जो है उसका फायदा नहीं उठा रही है। तो इस तरीके से एक सेल्फ फुलफिलमेंट वाली फीलिंग जो है कर्मचारी के अंदर आनी बहुत जरूरी है, तभी वो अपने कार्य क्षेत्र में एक अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली कार्य कर पाएगा। तो इस तरीके से व्यावसायिक सेटिंग में परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है। फिर आपका थर्ड स्पेशल एरिया जो परामर्श के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है ज़रूरी, वो है आपका व्यक्तिगत या पर्सनल लाइफ में। ठीक है, इसको हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कहते हैं। व्यक्तिगत या पर्सनल लाइफ जो एरिया है वो काफ़ी विस्तृत एरिया है, यानी ये आपके निजी जीवन से संबंधित जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे आपके आपके स्पाउस या पार्टनर के साथ संबंध है, आपके बच्चों के साथ संबंध है, माता पिता के संबंध है, समाज के अन्य लोगों के साथ जो आपका संबंध है, संवेगात्मक संबंध है, तो हर प्रकार का जो इंटरैक्शन जो होता है अन्य लोगों के साथ समाज के, वो सारा उसमें अगर कहीं भी किसी भी इंटरैक्शन में जो प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास या पर्सनल लाइफ काउंसलर भी कहा जाता है, उनके पास जाकर उनसे हेल्प या सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार की भूमिकाएं अदा करते हैं जो ये काउंसलर्स होते हैं? एज एन असेसर। असेसर का मतलब क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं का मापन करना। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति की सहायता करना कि वो अपने अंदर की सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं को पहचाने, अपने आप के बारे में संज्ञान रखे। ठीक है, अपने आप को पहचाने, एज दर्पण के रूप में उनको कैसे कार्य करना है। यानी जैसे हम एक दर्पण में अपने आप को देखकर अपने बारे में एक असेसमेंट करते हैं कि मेरे हेयर ऐसे लग रहे हैं, मेरी शक्ल ऐसी है या मेरे कपड़े ऐसे हैं, तो उसी प्रकार से काउंसलर जो है एक दर्पण का काम करता है, जिसमें कि एक सेवार्थी या क्लाइंट जो है वो अपने बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है उसके पास जाकर या उससे बातचीत करके। ठीक है, एक अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले के रूप में भी हम परामर्शदाता को ले सकते हैं। मोटिवेटर, यानी कि इस तरीके से मोटिवेट करना व्यक्ति को कि वो अपना उच्चतम निष्पादन दे किसी भी प्रकार की सेटिंग के अंदर। मेंटल हेल्थ अगर किसी भी प्रकार से वीक है किसी व्यक्ति की, तो वो भी पर्सनल लाइफ काउंसलर के पास जाकर अपने जीवन की उलझने हैं, कठिनाइयां हैं, किसी भी प्रकार का अंतर्द्वंद है, ठीक है, कोई चिंताएं हैं, तनाव है, स्ट्रेसेस हैं, प्रतिबल है, उन सबको असेस करके उनसे निपट सके। एक उपचारात्मक उद्देश्य तो होता ही है एक परामर्शदाता के पास जाने का, परंतु इसके साथ साथ एक निवारक या प्रिवेंटिव उद्देश्य भी होता है। ठीक है, ताकि हमारी जीवन में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आए ही ना।
उसके लिए भी हम एक परामर्शदाता के पास जाकर अपनी लाइफ को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं दूसरे लोगों के साथ वो मधुर बन सके, वो जैसे कि पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद आ रहा है, कोई उलझने आ रही हैं, उनको सुलझाने के लिए या उनको सुलझाने की सहायता के लिए भी हम एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जा सकते हैं। या फिर सामान्य जीवन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए घर है, पड़ोस है, रिश्तेदारी है, उसमें हम किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो काम क्षेत्र में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है परामर्शदाता का, जो स्पेशली जो किशोर होते हैं या जो युवा होते हैं, उनमें सेक्स संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं जो है वो आ जाती हैं। तो परामर्शदाता इस प्रकार से मदद करता है ताकि किसी भी प्रकार का यौन विचलन यानी कि सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे अंदर पैदा ना हो सके और एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ हम लोग लीड कर सके, ठीक है। रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास के लिए भी परामर्शदाता जो है काफ़ी हद तक हमारी सहायता कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग कोई एक्सीडेंट में अपंग हो जाते हैं या फिर स्पेशली जो विश्व युद्ध के दौरान फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी जो सोल्जर्स हैं वो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो गए थे, जिसके कारण उनको अपने नए जीवन को व्यतीत करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में भी जो ये साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं वो उनके साथ बातचीत करके उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि वो अभी भी अपना जीवन जो है वो यापन कर सकते हैं डिफरेंट वे में इन स्पाइट ऑफ दीज फिजिकल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे जो ऑफेंडर्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, जो कि अब अमेंड हो चुके हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ को अब लीड, बिकॉज उन्होंने अभी तक तो आक्रामकता वाला या एग्रेशन वाला जीवन ही व्यतीत करा है, तो अब उस चीज़ को, उस दुनिया को वो छोड़ चुके हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट करना, उनका पुनर्वास करने का कार्य भी परामर्शदाता का होता है। या फिर जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके आदी हो चुके हैं, तो किस तरीके से हम इन मादक पदार्थों को छोड़कर और फिर एक नया जीवन जीना जब शुरू करते हैं, तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ हमारे अंदर आती हैं, ठीक है। तो हम कैसे उन कठिनाइयों से अपने आप को उभार सकते हैं, तो उसमें भी परामर्शदाता हमारी सहायता करते हैं। तो यानी कि जितने भी जीवन की हमारी क्रियाएं होती हैं, कैसे हम उनका मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है, लाइफ एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, बिकॉज जीवन जो है बहुत ही जटिल होता है और जिसको मैनेज करना भी एक बहुत जटिल समस्या है। यानी कौन सी क्रिया कब की जाए, कितना समय किसी भी एक पर्टिकुलर क्रिया को देना चाहिए, डिफरेंट लोगों से संबंधित अंत क्रिया में कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। फॉर एग्जांपल शादी के लिए उपयुक्त समय कब होना चाहिए, ठीक है, या फिर हमारे रिलेशंस हम अपने ससुराल वालों के साथ किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि माइनर सी लगती हैं, परंतु कई बार गंभीर भी बन जाती हैं। तो इसके लिए भी हमें परामर्शदाता के पास जाकर डिस्कस कर लेना चाहिए। वो इस प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं कि ताकि हम ये जितने भी अपनी क्रियाएं हैं जीवन की, उनका हम प्रॉपर वे से प्रबंधन कर सकें। समय का, अवकाश का, फुर्सत का, ये सारा प्रबंधन करना भी परामर्शदाता हमारे को सहायता दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एरियाज, स्पेशल एरियाज जहाँ पर हमें काउंसलिंग की नीड लगती है या काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है आपके काउंसलिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो वैसे तो परामर्श के अनेक प्रकार होते हैं। एक तो जो हमारे क्लाइंट है या सेवार्थी है, उनकी संख्या के आधार पर भी प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर क्षेत्रों के आधार पर भी प्रकार होते हैं और अप्रोचेस के आधार पर भी प्रकार हो सकते हैं।
तो एक एक करके हम ये तीनों टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्रों के आधार पर जो प्रकार होते हैं वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुकी हूँ। 3 मेजर प्रकार होते हैं क्षेत्रों के आधार पर। एक आपकी शैक्षणिक सेटिंग में, एक आपके व्यावसायिक क्षेत्र में और एक आपका पर्सनल सेटिंग। ठीक है, पर्सनल या व्यक्तिगत जिसको कहते हैं। तो ये आपके 3 मेजर एरियाज होते हैं। इसके अलावा और भी कई एरियाज हैं, जैसे कि थेराप्यूटिक एरिया हो गया, क्लिनिकल एरिया होता है, मैरिज लाइफ, मतलब इसको भी हम छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। पर्सनल को ही, पर्सनल काउंसलर को ही हम लोग और विशिष्ट एरियाज में बांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सेवार्थी की संख्या के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल और दूसरा होता है आपका ग्रुप। इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या है? जो 1-on-1 बेसिस पे होती है। ठीक है, जिसमें कि एक प्रार्थी होता है और एक आपका काउंसलर होता है। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, बिकॉज गहन से गहन प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप 1-on-1 बेसिस पर ही डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार है आपके संख्या के आधार पर ग्रुप काउंसलिंग जिसको कहते हैं, जिसमें एक काउंसलर जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल को फेस करता है या उनकी मदद करता है, जिसमें कि सिमिलर प्रॉब्लम वाले जो लोग शामिल होते हैं। तो इस प्रकार की जो काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो माइनर प्रॉब्लम्स के लिए की जाती है, स्पेशली जो स्कूल काउंसलर्स होते हैं। ठीक है, वो लोग ये है कि एक स्कूल काउंसलर एक क्लास को एड्रेस कर रहा है आपकी जनरल प्रॉब्लम्स के संदर्भ में, और अगर उसमें से कोई एक बच्चा है जिसको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो फिर वो बच्चा जो है अलग से एक 1-on-1 या एक व्यक्तिगत काउंसलिंग के सेशंस के लिए जा सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मतलब सेवार्थी की संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार माने जाते हैं। फिर एक प्रकार होते हैं जो अप्रोचेस के आधार पर है, यानी कौन सा अप्रोच हमने अपनाना है, उपागम जिसको कहते हैं। तो ये जो अप्रोच के आधार पर 3 प्रकार की काउंसलिंग पाई जाती है। एक है आपकी डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है, निर्देशात्मक जिसको कहते हैं। दूसरी है आपकी नॉन डायरेक्टिव, अनिर्देशात्मक, और तीसरी है आपकी समन्वित यानी कि एक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो एक एक करके हम ये तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं, इनके स्टेप्स क्या हैं, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, और कौन सी सबसे बेहतर प्रकार माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टिव काउंसलिंग को डिस्कस करते हैं, जिसको हम निदेशात्मक परामर्श भी कहते हैं। ये E.G. विलियमसन द्वारा प्रतिपादित है। ये जो टाइप है डायरेक्टिव या निदेशात्मक काउंसलिंग, और जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, यहाँ पर जो परामर्शदाता जो है, जो काउंसलर जो है, वो केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो इसको काउंसलर सेंट्रिक मेथड भी कहा जाता है, यानी कि परामर्शदाता केंद्रित विधि, क्योंकि इसमें शुरुआत से ही परामर्शदाता का डोमिनेंस देखा जा सकता है, प्रभुत्व रहता है। परामर्शदाता ही परामर्श की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करता है, उसकी योजना बनाता है, समस्या का हल देता है अपने क्लाइंट को, और प्रक्रम का समापन भी परामर्शदाता के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये टोटली आपकी काउंसलर सेंटर्ड मेथड माना जाता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड मेथड माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर सेवार्थी या क्लाइंट की कोई भूमिका नहीं होती है। मेन भूमिका क्या है? प्रॉब्लम, क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लाइंट के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बेसिक मान्यताएं जो हम लेकर चलते हैं। सबसे पहली, जैसे परामर्शदाता जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यहाँ पर सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि ये मानकर हम चलते हैं कि परामर्शदाता जो है वो ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा स्किल्ड है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि क्लाइंट जो है हमारा वो टोटली असमर्थ है किसी भी प्रकार की अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सूझबूझ विकसित करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि क्लाइंट का जो इंटेलेक्चुअल जो पक्ष होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है,
उसके इमोशनल या संवेगात्मक पक्ष को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है प्रॉब्लम सेंटर्ड है, सेवार्थी की क्या समस्या है, हमने उस समस्या के ऊपर ही केंद्र करना है। और परामर्श में मेन उद्देश्य क्या होता है, समस्या को समाधान करना। जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है, काउंसलिंग जब की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ मान्यताएं हैं इसकी। अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, बेसिकली 6 स्टेप्स विलियमसन ने हमें बताए हैं, 6 चरण इसमें दिखाई देते हैं निदेशात्मक काउंसलिंग में। पहला स्टेप है आपका एनालिसिस, विश्लेषण। इसमें क्या होता है, डिफरेंट सोर्सेस से क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसकी समस्या को समझा जाता है। सेकेंड स्टेप आ जाता है आपका सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण का। इसमें क्या है, जितनी भी समस्या, जितनी भी हमने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है क्लाइंट के बारे में, उनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से एक संश्लेषण किया जाता है। डिफरेंट कारकों का पता लगाया जाता है कि क्यों ये समस्या हमारे क्लाइंट के पास आई, क्लाइंट के अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, समायोजन क्या है, कुसमायोजन क्या है, इस सब के बारे में जो हमने एनालिसिस में पता लगाया था उसको संश्लेषित किया जाता है या उसको एक क्रमिक ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। फिर आपका तीसरा स्टेप आता है निदान या डायग्नोसिस। अब हमने सेवार्थी के बारे में जब संपूर्ण सूचना एकत्रित कर ली है, उनका संश्लेषण कर लिया है, तो अब हम उसका डायग्नोस करते हैं, निदान करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में सेवार्थी की क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम के पीछे के कारण क्या है। इसके साथ साथ हम प्रोग्नोसिस या पूर्वानुमान भी लगा लेते हैं, यानी कि परामर्शदाता ये चीज का अनुमान लगाता है कि कितने समय में और किस प्रकार से क्लाइंट की समस्या का समाधान हो सकता है। एक प्रकार की भविष्यवाणी कहा जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल परामर्श, यानी कि इतना सब कुछ हो गया है, क्लाइंट के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, हमने उसका निदान कर लिया उसकी समस्या का, उसका हमने पूर्वानुमान भी लगा लिया कि हमारे क्लाइंट को क्या बीमारी है या उसको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद पांचवा स्टेप आता है आपका एक्चुअल काउंसलिंग का। तो अब क्या रह गया इसमें, सब कुछ तो परामर्शदाता ने कर लिया। अब इस स्टेप में क्या होता है, एक्चुअल फेस टू फेस कांटेक्ट होता है क्लाइंट के साथ, एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाया जाता है। ठीक है, और वो तब तक बना रहता है जब तक इस प्रक्रम की समाप्ति नहीं हो जाती और हमारा जो भी लक्ष्य परामर्शदाता ने बनाए हैं वो प्राप्त नहीं हो जाते। ठीक है, एक उसने पहले ही समस्या का निदान कर लिया है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से हमने स्टेप्स उठाने, उन सब चीजों का उसने पहले ही एक योजना बना ली है। अब क्लाइंट के साथ साक्षात्कार करके अपनी योजना को उसके सामने पेश करता है, उसको बताता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है और इन इन तरीकों से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो परामर्शदाता की जो भूमिका होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है इसमें, और परामर्शदाता के कहे या निर्देश अनुसार सेवार्थी जो है वो कार्य करता रहेगा तो उसकी समस्या का हल जो है वो निकल जाएगा। तो ये आपका पांचवा स्टेप आता है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है आपका काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है, फिर एक अनुवर्तन या फॉलो अप, ये छठा स्टेप होता है। यानी कि जब आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस जब समाप्त हो जाता है तो कितना उपयोगी रहा है आपका, जो आपने जो समाधान सुझाए हैं क्लाइंट को, उनको जानने के लिए कुछ एक समय समय पर आप उस क्लाइंट को अपने पास दोबारा बुलाते हैं, परिणाम जानने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए आप उससे बातचीत करते रहते हैं, चाहे वो आप फोन के जरिए करें, चाहे उसको एक्चुअल फिजिकली अपने पास बुलाएं समय समय के लिए, एक फॉलो अप के लिए। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट स्टेप्स थे जो कि हम
डायरेक्टिव काउंसलिंग में यूज करते हैं। अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के तरफ अगर आते हैं तो इसमें मेरिट्स क्या है? सबसे पहले तो बहुत ही बचतपूर्ण विधि है, बहुत ज्यादा समय और पैसा नहीं लगता क्लाइंट का। कंप्लीट एनालिसिस जो है क्लाइंट की समस्या का वो इसमें हो जाता है। बौद्धिक पक्ष को के ऊपर जोर दिया जाता है। क्लाइंट के लिए बहुत आसान है, उसने कुछ भी नहीं करना, उसने आना है परामर्शदाता के पास, जो कुछ वो क्लाइंट को बताएगा वैसे वैसे उसको करते जाना है। तो ये इसके मेरिट्स हैं, परंतु इसके साथ साथ डीमेरिट्स भी बहुत हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये इंडिविजुअल सेंटर्ड नहीं है, क्लाइंट की एक्चुअल क्या थिंकिंग है इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, अलोकतांत्रिक है, क्लाइंट को बात करने का या अपना पक्ष रखने का बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती है, अनम्य विधि है। किसी भी प्रकार से परामर्शदाता जो है अपनी योजना को, प्लानिंग को चेंज नहीं करता, और क्लाइंट की टोटल डिपेंडेंसी रहती है, निर्भरता रहती है परामर्शदाता के ऊपर। ठीक है, संवेगात्मक पक्ष या इमोशनल एस्पेक्ट को इसमें इग्नोर किया जाता है, और जो समस्या का समाधान निकला है उसके ऊपर भी कोई 100% प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, या कितने समय तक हमारी समस्या को ये जो सुझाव है वो सॉल्व कर सकते हैं। इनस्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन यू कैन से। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें डिफेक्ट्स या डीमेरिट्स देखे जा सकते हैं। पर्सनालिटी जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं होती क्लाइंट की। ठीक है, मतलब उसको अपने बारे में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है अगर देखा जाए अपने आप में कोई बहुत ज्यादा उपयोगी विधि नहीं मानी गई है। फिर आपकी सेकंड विधि आ जाती है जिसको हम नॉन डायरेक्टिव मेथड कहते हैं, जो कि कार्ल रॉजर्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नॉन डायरेक्टिव इसमें क्या है, परामर्शदाता जो है बिना प्रत्यक्ष निर्देशन के, बिना डायरेक्ट गाइडेंस या काउंसलिंग के क्लाइंट को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है, सेल्फ ज्ञान या नॉलेज उसके अंदर विकसित करता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन करने में सक्षम बनाने की कोशिश करता है। यानी कि डायरेक्टिव काउंसलिंग से एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है ये। इसमें इस प्रकार से मदद की जाती है ताकि क्लाइंट जो है अपने बारे में एक सूझबूझ विकसित कर सके, एक इंसाइट विकसित कर सके, ताकि भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स को वो स्वयं सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी क्या क्या मान्यताएं हम लेकर चलते हैं कि एक तो सेवार्थी को अपने जीवन का लक्ष्य चुनने का पूर्ण अधिकार है, अपनी समस्या को किस योजना के तहत या किस सॉल्यूशन के तहत वो सॉल्व करेगा इसका पूरा अधिकार क्लाइंट के पास होता है, उसको प्रॉपर अवसर प्रदान किए जाते हैं अपनी सॉल्यूशन को चुनने के। ठीक है, ये हम मानकर चलते हैं कि जो क्लाइंट जो है इतना सक्षम है कि वो अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सकता है। एक प्रकार से एक परमिसिव एनवायरनमेंट हम क्लाइंट को देते हैं। बौद्धिक पक्ष की तुलना में इमोशनल पक्ष के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। इतना उसको सक्षम बनाया जाता है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, अंतिम निर्णय लेने का पूरा हक जो है वो सेवार्थी के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। इसके जो स्टेप्स क्या क्या हैं, कार्ल रॉजर्स ने जो हमें प्रमुख चरण बताए हैं, सबसे पहले सहायता ढूंढना। यहाँ पर क्लाइंट जो है खुद अपनी मर्जी से सहायता के लिए परामर्शदाता के पास आता है। फिर उस वक्त क्लाइंट से उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ज्ञात करी जाती है, एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाया जाता है क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच में, और फिर एक प्रकार की काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू किया जाता है जिसमें कि उसके प्रॉब्लम के बारे में सुनना, उसको एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना, उसको इस तरीके से सक्षम बनाना कि वो अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अपनी इमोशनल रिलीज देने का उसको संपूर्ण अधिकार दिया जाता है।
उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर ये कोशिश करी जाती है कि कैसे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हर प्रकार की कोशिश उसको करी जाती है, अपने अंदर की सूझबूझ को विकसित करना। ठीक है, और फिर जो भी उसने हल निकाला है या हल ढूंढना है, उसको किस तरीके से कार्य में लाना, अपने आप में अपने ऊपर उसको प्रॉपर फेथ होना चाहिए। ठीक है, उसको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम करने के लायक हूं। और फिर एंड में इवैल्यूएशन और टर्मिनेशन होता है काउंसलिंग प्रोसेस का, यानी कि परामर्शदाता जो है वो इवैल्यूएट करता है कि वाकई में मेरा जो क्लाइंट है वो कार्य करने में या अपने आप को या अपनी समस्या को सुलझाने में खुद से वो सक्षम है। और फिर अगर उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर वो काउंसलिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, उसका समापन करता है। इसमें फॉलो अप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, परामर्शदाता का इसमें बहुत जो गुण जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, यानी कि जेन्युइननेस का गुण बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए क्लाइंट के ऊपर, और एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से तदनुभूति वाला बोध, यानी अपने आप को क्लाइंट के जगह पर रखकर सोचने वाले गुण जो हैं वो परामर्शदाता में होने बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, और मतलब कि एक प्रकार से परामर्शदाता का कार्य एक दर्पण के तरह होता है कि क्लाइंट बोल रहा है और परामर्शदाता जो है अपने अंदर क्लाइंट जो है उसको अपने अपने आप को परामर्शदाता के अंदर देख सकता है। ठीक है, तो इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स किस प्रकार के हैं? एक तो इसमें इमोशनल एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, लोकतांत्रिक है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन टोटल होती है इसके अंदर, क्लाइंट का एक्टिव रोल होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते हैं हमारे जो भी सॉल्यूशन हमने ढूंढना है, बिकॉज वो हमने ढूंढा है खुद क्लाइंट ने, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। एक प्रकार का थेराप्यूटिक नेचर है इसका, और अदर मेथड्स का एक आधार के रूप में कार्य करता है। परंतु इसके डीमेरिट्स भी हैं, बहुत कॉस्टली विधि मानी जाती है बिकॉज लॉन्ग टर्म चलती है, सीमित क्षेत्र होता है, ऐसे ही क्लाइंट के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं जो कि ज्यादा मंद विकार के नहीं है। ठीक है, इसमें हमें बहुत मेच्योर काउंसलर की जरूरत है। जो अभी मैंने गुण आपको बताए हैं वो सारे गुण काउंसलर में मौजूद होने जरूरी है, तभी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो बहुत उपयोगी या बढ़िया साबित होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या अंतर है? ठीक है, वैसे तो अब हमने देख लिया, बट एक जस्ट शॉर्ट में मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। सबसे पहले डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड है, नॉन डायरेक्टिव क्लाइंट सेंटर्ड होता है। एस्पेक्ट के ऊपर देखें तो डायरेक्टिव में इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, नॉन डायरेक्टिव में आपका इमोशनल एस्पेक्ट होता है। उपकरण या प्रविधि की बात करी जाए तो डायरेक्टिव में निर्देश होते हैं, उपदेश होते हैं, अनुग्रह होता है, जबकि नॉन डायरेक्टिव में एक प्रकार से आश्वासन होता है, व्याख्या होती है, स्पष्टीकरण है, स्वीकृति है। इस प्रकार के टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम उपागम या अप्रोच की बात करें तो डायरेक्टिव में विश्लेषण होता है और नॉन डायरेक्टिव में संश्लेषण होता है। ठीक है, परामर्शदाता की भूमिका जो है डायरेक्टिव में बहुत ज्यादा एक्टिव और डोमिनेटिंग होती है, नॉन डायरेक्टिव में पैसिव होती है, और क्लाइंट की भूमिका ऑपोजिट होती है, डायरेक्टिव में पैसिव होती है, नॉन डायरेक्टिव में एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये आपके दोनों मेथड्स के अंतर थे, दोनों में पॉजिटिव, दोनों में नेगेटिव मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने देखे हैं। और इन दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट यानी कि डीमेरिट्स को खत्म करने के लिए और मेरिट्स को यूज करने के लिए तीसरा प्रकार हम अपना सकते हैं जिसको एक्लेक्टिक काउंसलिंग कहते हैं, यानी समन्वित काउंसलिंग। मिडल ऑफ द रोड टाइप होता है ये, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्टिव के मेरिट्स और नॉन डायरेक्टिव के मेरिट्स को मिलाकर ये टाइप जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एक क्लाइंट
के साथ इंटरव्यू करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना और लोगों से भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। फिर एक अपने आप परामर्शदाता एक प्लानिंग या योजना बनाता है और उसको क्लाइंट के साथ डिस्कस करता है। क्लाइंट को इस प्रकार से सक्षम बनाता है कि वो अपने आप में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, अपने आप को एक्सेप्ट करे, ठीक है। मोटिवेट करने का कार्य होता है परामर्शदाता का, कि वो मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे क्लाइंट को और डिफरेंट टाइप ऑफ संसाधनों का या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे और इस तरीके से सक्षम बनाए क्लाइंट को कि वो अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को स्वयं सॉल्व करने के लायक बन सके। परंतु उसके साथ साथ उसकी जो प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो परामर्शदाता सुझा सकता है, ताकि प्रेजेंट की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए और आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं अपने अंदर एक इंसाइट डेवलप कर सकूं, सूझबूझ डेवलप कर सकूं, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर एक फॉलो अप स्टडी भी जरूरी है, यानी कि कुछ समय के बाद परामर्शदाता क्लाइंट को अपने पास बुलाकर उसकी जांच करता है, उसके साथ माइनर इंटरव्यू लेता है कि जो कुछ भी काउंसलिंग प्रोसेस में डेवलप हुआ था, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई थी, वो अभी तक बरकरार है कि नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हो, उसका दोबारा से काउंसलिंग का प्रोसेस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो एक्लेक्टिक या समन्वित टाइप है, इसमें निदेशात्मक परामर्श और अनिदेशात्मक परामर्श की परिसीमाओं से छुटकारा मिलता है और दोनों के जो वांछनीय गुण हैं उनको हम अपनाकर एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ परामर्श विधि का हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग मेथड्स। So this ends with your counseling chapter. So let me tell you the questions. इसमें आपको मैं 2 क्वेश्चंस और बताऊंगी जो कि आपने मेरे को लिखकर रजिस्टर में, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और आपको व्हाट्सएप पर भी लिखा है, आप अपने रजिस्टर्स में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखकर और मुझे बताएंगे कि आपने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, परामर्श के विशेष क्षेत्रों का वर्णन करें, ठीक है। काउंसलिंग के जो स्पेसिफिक एरियाज हैं उनको डिस्कस करें। और सेकंड है, परामर्श के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। विशेष क्षेत्रों में हमने एजुकेशनल क्षेत्र, हमने व्यवसायिक क्षेत्र और हमने पर्सनल या व्यक्तिगत क्षेत्र, इन तीनों को डिस्कस करना है। और प्रमुख प्रकारों में हमने डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है, किसने प्रतिपादित करी है, इसके स्टेप्स क्या हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं। फिर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने प्रतिपादित करी है, स्टेप्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है। और दोनों की फिर दोनों में अंतर क्या है। और फिर तीसरा, एक्लेक्टिक या समन्वित काउंसलिंग क्या होता है, किसने इसको प्रतिपादित किया है और इसके स्टेप क्या होते हैं, इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये विलियमसन ने इसको प्रतिपादित किया है जो एक्लेक्टिक काउंसलिंग है। तो इस तरीके से आप विशेष क्षेत्र और प्रमुख प्रकार, ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये आप अपनी कॉपीज में लिखना शुरू करें और मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्म करें, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू।